हमारा आज का टॉपिक सौरमंडल या सोलर सिस्टम है। ये एक ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी के साथ साथ ये जन सामान्य के जिज्ञासाओं का केंद्र रहता है सौरमंडल। तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको मैंने यहाँ पर समझाया है और बहुत ही सरलता से समझाया है। सौरमंडल से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न या जिज्ञासाएँ होंगी उसका समाधान इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। सबसे पहले सौरमंडल किसे कहते हैं या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। सौरमंडल ये सूर्य, ये प्लैनेट्स, सैटेलाइट, हज़ारों छोटे ये एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और उल्काओं से मिलकर बना है। सूर्य की एज जो है वो करीब 5 अरब वर्ष पुरानी है, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। और ये जितने भी विशालकाय पिंड हैं या प्लैनेट्स हैं जो इसके अंडाकार या गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से देख लीजिए आप। और क्योंकि ये सभी पिंड इसलिए सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि ये सूर्य की पावरफुल ग्रेविटेशन फोर्स से प्रभावित होते हैं और एक ही प्लेन तथा एक ही दिशा में गति करते हैं। मतलब सौरमंडल के सभी सदस्य जो हैं उसकी गति, उनकी जो गति है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही कंट्रोल होती है। इन प्लैनेट्स को जो ऊर्जा और प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य के द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है और पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वो भी सूर्य की इसी ऊर्जा से संभव हुआ है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सबसे पहले सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों को समझ लेते हैं। सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है और इसके व्यास में अगर हम देखें एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगभग 109 पृथ्वी समा सकती हैं और समस्त सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% भाग अकेले सूर्य में ही है। मतलब सोलर सिस्टम जो हमने पूरा देखा था, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, धूमकेतु और सैटेलाइट, जो भी हमने हमारे सोलर सिस्टम की चीज़ें हैं, उसका 99.8% वजन अकेले केवल सूर्य का ही है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से 333 टाइम्स अधिक है। मतलब 3,33,000 टाइम अधिक है। सूर्य का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से 12,000 या 12,000 टाइम्स तथा आयतन 13 लाख टाइम्स अधिक है। इसलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जब ये आयतन और क्षेत्रफल दोनों ही अधिक है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 28 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 1 केजी है तो सूर्य पर वो भार 28 किलो के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है या एनर्जी का स्रोत क्या है इसको समझ लेते हैं। सूर्य क्योंकि एक तारा है और तारा जो होते हैं गैस के सम्मिश्रण से बने होते हैं, मतलब सूर्य एक गैसीय गोला है ये कह सकते हैं हम। इसमें 71% जो है वो हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है और 2.5% अदर गैसेस हैं। ये 3 गैसों के मिश्रण से सूर्य बना हुआ है। इसमें ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है अब उसको समझिए। सूर्य में ऊर्जा जो होती है वो एटॉमिक फ्यूजन या परमाणु संयलन से उत्पन्न होती है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि हाइड्रोजन के जो 4 अणु हैं वो आपस में जुड़कर एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा हो रही है वो एटॉमिक फ्यूजन या परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये देखिए मैंने यहाँ पे पृथ्वी भी दिखाई है, इसमें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.20 सेकंड का टाइम लगता है और ये 3 लाख किलोमीटर की गति से ट्रैवल करके पृथ्वी तक 8.20 सेकंड में पहुंचती है। और ये प्रकाश की जो गति होती है ट्रैवल करने की, उस गति से ये चलती हैं। अब हम सूर्य के वायुमंडल को समझ लेते हैं कि अलग अलग सूर्य के अलग अलग परतें मिलती हैं। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह जो है
ये दीप्तिमान सतह मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम कह रहे हैं दीप्तिमान सतह। इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं और हिंदी में इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका टेम्परेचर करीब करीब होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर जो होता है प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं, ये अगर हम बोले किनारे, ये प्रकाशमान नहीं होते हैं कि सूर्य का वायुमंडल जो है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसको हम कह रहे हैं क्रोमोस्फीयर और हिंदी में कह रहे हैं वर्णमंडल। ये लाल कलर का होता है, जो इसकी आउटर रिंग्स हमें दिखती हैं वो हम इसमें लाल रंग की दिखाई देती हैं। सूर्य का जो बाह्यतम भाग है, आउटर, ये जो है जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, ये इसको हम कहते हैं कोरोना या हिंदी में कहते हैं सूर्य किरीट। कोरोना से ही एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए इसको हम जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसको नेक्ड आई से नहीं देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो मैक्सिमम 8 मिनट तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण की जो गति है उसके कारण इनकी स्थिति चेंज हो जाती है, इसलिए ये 8 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ये चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों को मिला के बता रही हूँ मैं कि 7 से ज़्यादा ग्रहण नहीं हो सकते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो क्रोट कहलाता है, जिसका तापमान करीब करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 10⁻⁷ के से केल्विन होता है। केल्विन जो है वो तापमान को मापने की इकाई है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये। तो इसका जो केंद्रीय भाग है कोर, इसका घनत्व कितना होता है? 75 और टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। एक टर्म सूर्य से और जुड़ा हुआ है, सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स। ये क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल, ये प्रकाश मंडल की लेयर है, प्रकाश मंडल से मतलब फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान इतनी तेज़ी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके ये अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसको, ये जो अंतरिक्ष में प्रकाश जा रहा है, परमाणु का तूफान जा रहा है, इसको ही सौर ज्वाला कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाता है, मतलब ये पृथ्वी, अगर मान लो पृथ्वी के वायुमंडल में ये पहुंच जाता है और वहाँ पर प्रवेश करता है, तो वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको हम कहते हैं अरोरा लाइट्स। और जिसे उत्तरी ध्रुव पर, अगर यहाँ मैं बोलूँ नॉर्थ पोल पर इसको हम कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर इसको कहते हैं हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये हमेशा से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन सा अरोरा बोरियालिस है और कौन सा अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है जो मैं अपनाती थी, वो मैं बता देती हूँ आपको। ग्लोब पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिण में है, तो दक्षिणी ध्रुव पर जब हम याद करने के लिए कोशिश करते हैं तो इसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से इसको याद कर लेते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर होता है और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस होता है। अब जहाँ से सौर ज्वालाएँ निकल रही हैं वहाँ पर काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से, इन्हें ही सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं जिनका तापमान होता है करीब 1500 डिग्री सेल्सियस। और सौर कलंक जो है प्रबल जो होता है चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। जब सूर्य पर ज़्यादा सौर कलंक होते हैं तो ये पृथ्वी के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन आदित्य L1 है। L1 और L5 क्या है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार इस पर से भी यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका पूरा नाम है लैग्रांज बिंदु या लैग्रांज पॉइंट। इसका नाम 18वीं शताब्दी के गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रांज के नाम पर रखा गया। और लैग्रांज बिंदु अंतरिक्ष में एक स्थान है जहाँ दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का जॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बहुत छोटे तीसरे पिंड पर लग रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो या केंद्रीय बल के बराबर हो, तो बलों का ये पारस्परिक प्रभाव एक संतुलन बिंदु या बैलेंस पॉइंट को उत्पन्न करता है,
जहाँ कोई अंतरिक्ष यान खड़ा करके अवलोकन या प्रेक्षण किए जा सकते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु हैं। वो बिंदु कौन कौन से ये देख लीजिए आप, L1, L2, L3, L4 और L5। ये तो अभी तक हमने सूर्य से संबंधित फैक्ट समझे। अब ग्रहों से संबंधित तथ्यों को समझते हैं और सबसे पहले ग्रह क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले मैं ग्रह को डिफाइन कर देती हूँ कि ग्रह क्या होते हैं। सॉलिड खगोलीय पिंड हैं जो तारों, मतलब सूर्य भी एक तारा है, की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रहे हैं। ग्रह चट्टान और धात्विक पदार्थों से बने होते हैं जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है तथा ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। एक बात यहाँ और समझिए, क्योंकि ग्रह अन्य तारों की तुलना में काफ़ी निकट स्थित हैं। ये देखिए, सूर्य से काफ़ी निकट स्थित हैं, इसलिए वे बड़े दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य व अन्य तारों की तुलना में ग्रह एक्चुअल में होते बहुत छोटे हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं। इसमें ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार दिखाया गया है। पहले 9 ग्रह थे, पर प्लूटो का जो ग्रह के रूप में दर्जा 2006 में ख़त्म कर दिया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसको ग्रह की मान्यता से अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये ग्रहों के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता था। और फिर इसको इसलिए बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है। सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में इनके नाम अगर बोले हम तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये ग्रहों को सूर्य के बढ़ते क्रम में आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस है, एक मतलब बहुत ही सरल सी ट्रिक है, एक सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। बता देती हूँ मैं अभी आपको। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इन सब के जो पहले इनिशियल वर्ड हैं उनको आप देख लीजिए। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो इस तरीके से ये आसानी से आपको हमेशा याद रहेंगे, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जो 8 ग्रह हैं इनको 2 समूहों में विभाजित किया गया है और दोनों समूह के सभी ग्रहों के अपने कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। और जो ये 2 समूह बनाए गए हैं, इनमें से पहले जो ये समूह है, 4 जो प्लैनेट जो इसमें आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, उसको हम पार्थिव या स्थलीय या टेरेस्ट्रियल कहते हैं या इनर प्लैनेट भी कहते हैं। इनके 4 नाम आप याद रख लीजिए, पार्थिव, स्थलीय, टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट। और 4 दूसरे जो दूसरा ग्रह है हमारा, उसको हम कहते हैं जोविनियन या बाह्य ग्रह। उसके अंतर्गत आते हैं हमारे ये 4 ग्रह। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वरुण है। इनको हम जोविनियन या बाह्य प्लैनेट भी कहते हैं। सूर्य के निकट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इन्हें पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना पृथ्वी के समान ही है तथा इन ग्रहों के भूभाग पर विविधता मिलती है तथा इनमें ज्वालामुखी, घाटियाँ, पहाड़, गर्त आदि पाए जाते हैं। अब ये आकार में तो छोटे हैं पर घनत्व में ये ज़्यादा है, मतलब इनका साइज़ छोटा है पर डेंसिटी इनकी ज़्यादा है और ये सूर्य के नज़दीक है। अब मंगल की कक्षा के बाहर प्लैनेट्स हैं, उनको हम आउटर प्लैनेट्स कह रहे हैं। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इनको हम गैसीय ग्रह या जोविनियन प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी रचना बृहस्पति के समान है, बड़ा है और इनकी डेंसिटी कम है। मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो थे उनका साइज़ छोटा था और डेंसिटी ज़्यादा थी, उसके विपरीत इनकी
साइज़ बड़ा है और डेंसिटी कम है। इनकी सामान्य विशेषता, इनके चारों ओर वलय या रिंग सिस्टम पाए जाते हैं और इनके नेचुरल सैटेलाइट की संख्या अधिक होती है। बुध ग्रह को देखिए, इसकी सबसे पहली बात यह है कि ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये ग्रह जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, जिसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसके अंडाकार पथ में ये सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। मरकरी की एक विशेषता और है कि इसका तापांतर अन्य सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक होता है। अगर यहाँ पर दिन का तापमान 427 डिग्री है और रात का टेम्परेचर जो पाया जाता है वो 173 डिग्री माइनस में पाया जाता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर करीब करीब 600 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इस ग्रह का एक विशिष्ट गुण और है इसकी चुंबकीय क्षेत्र का होना। वीनस की विशेषताएं देख लेते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये देखिए डायग्राम में, और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि बुध सूर्य के सबसे पास है तो इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। वीनस के सबसे ज़्यादा गर्म होने का कारण है क्योंकि इसके वायुमंडल में 97% CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। अब इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको कहते हैं सांझ का तारा क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। फिर इसको कहा जाता है भौर का तारा क्योंकि ये सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है, शाम को तो वेस्ट में दिख रहा है और सुबह ईस्ट में दिख रहा है। फिर इसे कहा जाता है पृथ्वी का भगिनी, जुड़वा या सिस्टर प्लैनेट। सिस्टर प्लैनेट क्योंकि अब इसको पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व, आकार एवं व्यास में ये पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट या जुड़वा प्लैनेट कहा जाता है। और ये अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस ग्रह का सूर्योदय भी पश्चिम की ओर होता है। सूर्य से दूरी की दृष्टि से हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और इस ग्रह के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतम है क्योंकि सौरमंडल का यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के कुल 71% भाग पर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के संबंध में अधिकतम जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में दे दी थी, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपको वहाँ अलग से मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो देखिए इसके लिए। इसमें यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। से संबंधित तथ्यों ग्रहों के बाद पढ़ेंगे। पृथ्वी के संबंध में एक इंटरेस्टिंग तथ्य और समझ लीजिए। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय तारों के कई समूह के पास से गुजरती है तो इन तारा समूहों की आकृति के आधार पर राशि की कल्पना की गई है या जोडिएक साइन जो होते हैं उनकी कल्पना की गई है। जैसे अगर मछली के आकार के तारा समूह को जहाँ पर क्रॉस करती है तो उसको हम पाइसेस कहते हैं, और खगोल विज्ञानी इस तरह की 12 तारा समूहों को राशियाँ मानते हैं जिनके पास से पृथ्वी गुजरती है, और इन्हें ही राशि चक्र कहा गया है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में इसका बहुत महत्व है, तो ये राशि जो होती हैं एरिस, टॉरस, जेमिनी, इस तरीके से जो हमारी 12 राशियाँ जैसे लियो, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, इस तरीके से पूरी 12 राशियों को उन्होंने डिफ़ाइन किया है तारों के समूह की आकृति के आधार पर। सूर्य से दूरी की दृष्टि से चौथा ग्रह है मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए मैंने इसको लाल से दिखाया है यहाँ पर, और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये ग्रह भी पृथ्वी से काफ़ी कुछ समानता लिए हुए है। इस ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका अक्षतल भी 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री का है, इसका 25 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, जिसके कारण यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है
और इसकी दिन की अवधि तथा अक्ष का झुकाव भी पृथ्वी के समान है और ये भी अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। पर इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको 365 से 1/4 दिन लगते हैं, इसको 687 दिन, मतलब लगभग जस्ट डबल दिन लगते हैं इसको। इसका मतलब हुआ इसका दिन तो पृथ्वी के दिन के बराबर होता है, परंतु इसका वर्ष जो है पृथ्वी के वर्ष का लगभग 2 गुना हो जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर मिलता है। इस ग्रह का नाम जो रखा गया है मार्स, वो रोम के युद्ध के देवता रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है। और इसके जो 2 उपग्रह हैं फोबोस, एक तो है फोबोस और एक है डेबोस, ये दोनों उस युद्ध के जो देवता थे उनके दोनों बेटों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, फोबोस और डेबोस। अब मार्स के बाद और जुपिटर के पहले एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जिसको हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी या अवान्तर ग्रह की पट्टी कहते हैं। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं इसको समझते हैं। एस्टेरॉइड, जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, ये मुख्यतः ग्रह निर्माणकारी तत्वों के बचे हुए अवशेष हैं जो करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के आरंभ में निर्मित हुए थे और ये प्लैनेट्स का रूप धारण नहीं कर पाए और ये बचे हुए अवशेष छोटे बड़े साइज में थे। और ऐसे अधिकांश प्राचीन अंतरिक्ष अवशेष मार्स और जुपिटर के मध्य मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी के अंतर्गत सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जा सकते हैं। मतलब ये मार्स और जुपिटर के बीच में फैले हुए अंतरिक्ष वाले स्थान को घेरते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में उल्का भी मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं, कई इसको समझ लीजिए। कई बार हम रात में आकाश में प्रकाश की रेखाएं देखते हैं जो कुछ ही क्षणों के भीतर लुप्त हो जाती हैं। उन्हें उल्का या शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। टूटते हुए तारे को देख के कई बार हम विश मांगते हैं, वो एक्चुअली में उल्का होती है जो एस्टेरॉइड्स के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल के कण होते हैं। और ये धूल के कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण या प्रतिरोध के कारण जलने लगते हैं और तीव्र गति वाली प्रकाश की रेखा के रूप में दिखाई देते हैं और ये धूल के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पर यदि कोई उल्का बड़ा होता है तो इसका एक भाग वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। बचा हुआ टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है और ये बिल्कुल ये घटना इस तरीके से होती है जैसे आकाश से गिरते हुए पत्थर हो कोई। धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं उसको समझ लीजिए, इन्हें हम कॉमेट्स भी कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा एक ऐसा तारा होता है जिसके आगे सिर और पीछे पूंछ होती है। ये गैस तथा धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के समान दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ये लंबी, अनियमित और अंधकारमय कक्षा में परिक्रमा करता रहता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह अपने सामान्य पथ से भटककर सूर्य की ओर जाने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैसों को चमकीला बना देती है। सबसे जो फेमस अगर धूमकेतु की बात करूं तो वो हैली धूमकेतु या हैली बॉब जिसको कहते हैं हम, लगभग 76 वर्ष के 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। अब जुपिटर के बारे में समझ लीजिए। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये देखिए साइज में सबसे बड़ा दिख रहा है और इसके कुल 63 सैटेलाइट्स हैं जिसमें गैनीमेड जो है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर के बाद शनि ग्रह या आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी मुख्य विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। इसमें गोल इस तरीके से रिंग बनी हुई होती है। ये जो रिंग है इनकी संख्या टोटल 7 है और ये रिंग जो बने हुए हैं ज़्यादातर बर्फीले कणों से बना हुआ है। शनि के बाद यूरेनस और ये आकाश में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 रिंग्स हैं। इसके शनि के 7 थे, यूरेनस के 9 हैं और जिनका नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और स्प्लान है और ये अपने अक्ष पर
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब यूरेनस और वीनस ही एक ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये अपनी एक्सिस पर लगभग 98 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण ये सूर्य की ओर अत्यधिक झुका हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह जो है वो नेपच्यून या वरुण है। ये हरे रंग का होता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा से जुड़े कुछ तथ्यों को हम समझ लेते हैं। चंद्रमा के आंतरिक सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27.3 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय में ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा पूरी कर लेता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, जो करीब 57% होता है, और दूसरा भाग हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा के ऊपर धूल के मैदान पाया जाता है, उसको हम शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर उसका वज़न 10 किलो हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, क्योंकि वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है। अब चंद्रमा से रिलेटेड 2 फैक्ट और हैं, उसको भी समझ लीजिए आप। एक सुपर मून और एक ब्लू मून। ये क्या होता है? तो जब सुपर मून क्या होता है, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर स्थित होता है तो ये घटना सुपर मून कहलाती है। इस दिन चंद्रमा अपने सामान्य आकार से लगभग 14% बड़ा होता है और 30% ज़्यादा चमकीला होता है। ये सुपर मून की घटना जो अभी 6 और 7 मई 2020 को ही हुई थी, और ये इस 2020 का 3rd और फाइनल सुपर मून था। सुपर मून के साथ एक मैंने दूसरी घटना आपको बताई थी, ब्लू मून। ब्लू मून एक खगोलीय परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 जो चंद्रमाह होते हैं से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, नॉर्मली एक महीने में 2 पूर्णिमा आती नहीं है, पर अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। और अगर ये एक साल में 1 से अधिक बार हो जाए, मून ईयर के नाम से जाना जाता है।